मैं अजीत सिंह सांगा, विधायक बिठूर, आज आप सबके बीच में आया हूँ अपने विचार रखने, आपकी बात सुनने। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल डिजिटल पर। धन्यवाद। आपका कीमती समय हम लोगों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसा रूटीन रहता है आपका? रूटीन तो देखिए, अगर मैं कानपुर में हूँ तो मेरा रूटीन मॉर्निंग में मैं 10 बजे अपने जनता के बीच में, अपने साथियों के बीच में, अपने शुभचिंतकों के बीच में, जिन लोगों को जो समस्याएं होती हैं उनके बीच में पहुंच जाता हूँ। और मेरे ऑफिस में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी बातों को सुनता हूँ, प्रयास करता हूँ कि उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। जैसे आपके पास लोग उन्नाव से आते हैं, बांदा से आते हैं, फतेहपुर से आते हैं, तो ये बाहर से भी आने का कारण क्या है? मतलब आपके भिठूर के अलावा, भिठूर विधानसभा के अलावा के भी लोग बहुत सारी संख्या पे आते हैं आपके पास। देखिए, कहीं ना कहीं सब जुड़ाव है, लोग जुड़े हुए हैं। और ये मेरा मानना है कि हम लोग विधायक हैं, सांसद हैं या कोई भी प्रतिनिधि है, वो केवल एक सीमा पे बंधा हुआ उसको नहीं होना चाहिए। कहीं के भी अपने आप के शुभचिंतक, प्रेमी, आपकी बात आप तक पहुंचाने वाले, अपनी समस्या अगर उनको लगता है आपसे हल हो सकती है, तो वो लोग अगर आपके पास आते हैं तो एक सच्चा प्रयास करना चाहिए। अच्छा, जैसे हम सुना गया है, न्यूज़ पर देखा गया है कि जो भाजपा के लीडर हैं, विधायक हैं, उनकी भाजपा सरकार में थोड़ा कम चलती है। कहते हैं अफसर लोगों की अफसरशाही थोड़ी हावी रहती है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कतई नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस समय देश और प्रदेश में चल रही है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है हम जनता की समस्याओं को सुने। वो अधिकारी भी सरकार के अंग हैं, हम भी सरकार के अंग हैं, और सरकार के माध्यम से जनता की सेवा हो पाए, जनता को न्याय मिल पाए, उसके लिए हम लोगों को काम करना होगा। कभी कभी मतभेद अधिकारियों के साथ होते हैं, उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत लोगों से लड़ने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हर वर्ग में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और उस संघर्ष को जमीन पर जब आप करते हैं तो सरकार भी आपकी सुनती है और पार्टी भी आपकी सुनती है। अच्छा, आप जानना चाहेंगे अब आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? देखिए, मेरी स्कूलिंग तो जुगल देवी सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने इंटर किया है, और वीएसएसडी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था आपका? पारिवारिक बैकग्राउंड, मेरे पिता लेक्चरर रहे, लेकिन सन 1987 में रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। माता जी मेरी बिठूर नगर पंचायत की सन 2000 से आज तक चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। मेरे चाचा स्वर्गीय श्रवण कुमार सिंह जी राजनीति में अति सक्रिय रहे, लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़े, 10 साल कल्याणपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे। हमारे 2 भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, सब हमारे साथ रहते हैं। और निश्चित रूप से, क्योंकि पूर्व से ही हमारे परिवार में हमारे बाबा और बाबा के से जो वरिष्ठ जन रहे, सब राजनीति में रहे। अच्छा, तो राजनीति में निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हमको, हमारे परिवार को बड़ा स्नेह, सम्मान और प्रेम मिला। तो राजनीति पर रुचि इसी कारण से जगी? देखिए, कुछ कुछ परिस्थितियां भी होती हैं। मेरी एक दौर में इच्छा देश की सेवा करने की थी कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा, देश की सेवा कर पाऊंगा, देश की रक्षा क्षेत्र में जाकर के देश की सेवा करूंगा। लेकिन शायद विधि का विधान जिसको कहा जाता है, कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ा, और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समाज की सेवा करके देश की सेवा कर पाऊँ। अच्छा, तो आपकी पढ़ाई वढ़ाई सब कानपुर पे हुई कि आप बाहर भी गए थे? नहीं, मैं कानपुर में ही पढ़ा हूँ। स्कूल में कैसे थे आप? बैक बेंचर थे कि फ्रंट बेंचर थे? सच्चाई बोलूँ तो खेलने में ज़्यादा रुचि रही, और एक जैसे कहूँ कि स्कूल में भी सोशल वर्क जो स्कूल के, और मॉरल साइंस और इन सब के अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते रहे, उसमें रुचि रही। और जैसा आप बैक बेंचर से अगर पढ़ाई के मामलों में कहोगे तो जरूर बैक बेंचर रहा, लेकिन हाँ, प्रयास करता रहा, मेहनत करता रहा, पढ़ाई में आगे जाने के लिए प्रयास करता रहा। और जिस कंपटीशन में एक मन इंटर जाते जाते बना लिया था कि नहीं, कुछ समाज सेवा करनी है, सोशल लाइफ जीनी है। तो स्कूल में शैतान थे आप? शैतान की कोई ऐसी परिभाषा नहीं मैं बता सकता। शैतान जैसे बाथरूम में बॉम्ब फोड़ना और गोला प्रकार रख देना, कोई दोस्त बैठे? हाँ, बहुत सी शैतानी हुई है, बहुत सी शैतानी हुई है। एक हम लोगों का पूरा ग्रुप रहा, हमारे साथ के दोस्त रहे हम लोग। कभी कभी स्कूल बंक कर देना, क्लास बंक कर देना, फिर पकड़ जाना,
बहुत से ऐसे विषय हैं जो याद करते हैं तो हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है, कुछ तो किया। अच्छा, इस अब आप जो अब आपको देख रहे हैं मेरी एज के लोग, तो आप उनसे क्या कहेंगे, हमको स्कूल बंक करना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, कतई नहीं करना चाहिए। देखिए, समय बीत जाने के बाद मैं एक बात कहूंगा, आज के दौर में समय की कीमत आप जितनी जल्दी जान जाएंगे, आप उतनी जल्दी अपने सक्सेस के रास्ते जान जाएंगे। समय सबसे कीमती है, समय ही भगवान है। समय की आप जितना समय को आप इज्जत दोगे, समय आपको उतनी इज्जत आपके बढ़ाने का काम करेगा। अच्छा, जब बंक करते समय पकड़े जाते थे तो घर वाले पकड़ते थे तो मार पड़ती थी कि केवल डांट पड़ती थी? नहीं, डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। हम लोग के दौर में तो हम लोग बांध के भी पीटे जाते थे। अब तो वो दौर नहीं रहा। ये तो हम लोगों को, टीचर्स को पूरा अधिकार रहता था कि बच्चों को हर तरह के से, गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, माता पिता के ऊपर रखा गया है, तो ये सबको अधिकार था। आज वो दौर बदल चुका है, लेकिन निश्चित रूप से ये हमारी संस्कृति का रूप नहीं है। तो अभी भी मार पड़नी चाहिए? पर नहीं, देखिए, गुरु को सर्वाधिकार होना चाहिए। गुरु निश्चित रूप से, जो गुरु शिष्य की परंपरा हमारी सनातन संस्कृति में है, वो सम्मान वो रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, अब अपनी विधानसभा के लिए आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? प्लानिंग है, निरंतर मूवमेंट रहता है, लोगों के सुख दुख में आना जाना होता है, और भी अनेकों प्रोग्राम पार्टी के आते हैं जिनको हम लोग फॉलो करने का काम करते हैं। उसके अतिरिक्त भी हम अपने सेक्टर वाइज अपने कार्यकर्ताओं को, युवा साथियों को, महिलाओं को जोड़ करके निरंतरता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। देखिए, राजनीति में कंसिस्टेंसी बड़ी महत्वपूर्ण है। 5 साल तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी बनाए रखना, क्योंकि मेरी विधानसभा खासतौर पे एक बड़ी चैलेंजेबल विधानसभा है, चुनौतीपूर्ण विधानसभा है। ये 110 किलोमीटर लंबी विधानसभा है, जिसको रोज भ्रमण करना, किसी अन्य ब्लॉक में, किसी अन्य ब्लॉक में, उसके बाद में गांव गांव जाना, लोगों के से संपर्क स्थापित रखना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको अगर हम लोग सतत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक एसेट के रूप में, एक उपलब्धि के रूप में मानी जाएगी। फ्यूचर प्लान क्या है अपनी विधानसभा के लिए, कि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं इसको अपनी विधानसभा पर करूंगा? देखिए, मेरी विधानसभा अपने आप में एक उत्तर प्रदेश का छोटा मॉडल है, या देश का छोटा मॉडल है। ये ऐसी विधानसभा है जिस विधानसभा में धार्मिक पर्यटन भी है, जिस विधानसभा में लॉजिस्टिक्स के उद्यम भी लग रहे हैं, जहाँ पर अडानी ने डिफेंस कॉरिडोर में आयुध निर्माण सामग्री का कारखाना खोला है जी। अन्य कंपनियों ने अपने अपने कारखाने खोलने के लिए प्रयासरत है। वहीं रमईपुर क्षेत्र में लहदा क्लस्टर फुटवियर पार्क के लिए प्रयास जारी हैं। इसी तरह ये जैसे भौतिक क्षेत्र में छोटे छोटे उद्यम उपक्रम लगे हुए हैं। ये रिंग रोड आज पूरी इस विधानसभा के चारों तरफ, कानपुर की जो रिंग रोड है वो 70% हमारी बिठूर विधानसभा से निकल रही है। तो निश्चित रूप से ये विकास के रास्ते पर चल पड़ी है। 2017 के पहले इस विधानसभा में बिजली की किल्लत थी, गांव में बिजली नहीं थी, मार्ग बड़े बड़े जो मार्ग थे, मुख्य मार्ग थे, वो टूटे पड़े हुए थे, सकरे थे, उनको हमने चौड़ीकरण कराने का काम किया। साण भीतर गांव क्षेत्र बिल्कुल जिसको कहा जाता था कि कानपुर से दूर माना जाता था, फतेहपुर सीमा का माना जाता था, उसको आज लॉजिस्टिक के माध्यम से, डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से कानपुर का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र के रूप में डेवलप कर लिया गया है। अच्छा, एमएलए होने के नाते आपको क्या लगता है कि आपको सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए जब कुछ ना हो काम आपके, या सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए? देखिए, ये आपकी समस्या के ऊपर है। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो हम लोगों के छोटे से प्रयास से इनका हल हो जाता है। कभी कभी जो आप शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जब हम विपक्ष में होते हैं और जब सरकार हमारी बात सुनना बंद कर देती है, सरकार कोई ऐसा निर्णय करती है जिससे जनमानस का आहित हो रहा है, तो ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम प्रोटेस्ट करें, आंदोलन करें, धरने प्रदर्शन करें, जिससे गूंगी बहरी सरकार जागे और हमको सुने। अच्छा, जुलाई 2024 पर आप एक थाने पे गए थे, एक लोगों के समर्थन पर आप खड़े नजर आए थे। हाँ, वो क्या मामला था? विषय हमारा कार्यकर्ता था, उसके साथ गलत हो रहा था, अन्याय अत्याचार हो रहा था, और जिसकी आवाज उठाई, और ऐसे विषयों पर अनेकों बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में, जहाँ मैं अपने कार्यकर्ता या समाज में जहाँ अन्याय होता है, मैं वहाँ खड़ा होता हूँ।
अच्छा, आपने अभी हाल ही में रीजेंसी हॉस्पिटल की शिकायत की थी, तो उस पर आपके पास क्या कोई सबूत थे? और अगर इस पर आपने शिकायत किया तो इसका आउटकम क्या निकला फिर? देखिए, जो एजेंसी की मैंने शिकायत की थी, एक भौंती के का लड़का था जी। द्विवेदी, वो रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई थी, जिसमें रीजेंसी अस्पताल ने लापरवाही की थी, क्योंकि वो पूरा प्रकरण मेरे संज्ञान में था फर्स्ट डे से, जब से वो एडमिट हुआ था और जब तक उसकी डेथ हुई। उसके बाबा थे वो, उन्होंने शिकायत की थी। उसी शिकायत के संदर्भ में मैंने वो शिकायत माननीय मुख्यमंत्री तक की थी। एक दुर्भाग्य रहा क्योंकि उनका एक लौता नाती उस लापरवाही की वजह से खत्म हुआ, और क्योंकि उन्हीं की शिकायत पर वो कार्रवाई आगे हुई थी। दुर्भाग्य ये रहा कि 15 दिन बाद उनकी भी डेथ हो गई। अच्छा। तो जो उनके बयान होने थे, उन पर कार्रवाई होनी थी, वो दुर्भाग्यवश नहीं हो पाए। लेकिन एजेंसी की विधिवत मैंने जांच कराई है। एजेंसी की आज भी, एजेंसी क्या, जितने भी कानपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं या निजी हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर भी मेरे पास शिकायत आती है, मैं बराबर उसकी शिकायत करता हूँ, कार्रवाई करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, अगर इन सबको हटा दें, आपका पॉलिटिकल रूप से इन पर्सन आप कैसे हैं? शांत हैं, थोड़े गुस्सैल हैं, या एकदम काम हैं? मैं काम हूँ। मुझे देखिए, गुस्सा मैं होता नहीं हूँ, मैं कभी, मुझे तेज बोलना पसंद नहीं है, ना मुझे तेज बोलने वाले लोग पसंद हैं। मुझे लगता है अपनी बात हमको आपको शालीनता से रखनी चाहिए, सुननी चाहिए और निर्णय करने चाहिए। गुस्से में लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं, निर्णय करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये विषय गलत है, ठीक है, अगर आपको उस रास्ते पर नहीं चलना है तो उस पर निर्णय करिए कि नहीं चलना है। उससे गुस्सा होने से उसका हल नहीं होना है, और मैं शांत रहना पसंद करता हूँ। अच्छा, आप किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? मतलब किससे आप सीखना चाहते हैं? जैसे आप काम हैं तो आप किसी को देखते होंगे कि मैंने, ये मेरा सौभाग्य है कि 2017 से मैं जब से विधायक बना, तब से उस उत्तर प्रदेश की कमान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास। मैंने बहुत विषयों पर योगी आदित्यनाथ जी को ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि वो क्या व्यक्तित्व है, कभी किस तरह धैर्य का पालन करते हैं, धैर्य रखते हैं, नाराज नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, और अपने काम में सतत लगे रहते हैं। अनेकों उदाहरण हैं, और उनसे हमको, आपको सबको सीखना चाहिए। कितने पूरे प्रदेश की कमान वो संभाले हुए हैं, अनेकों विपरीत परिस्थितियों में भी वो प्रदेश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने का प्रयास करते हैं, और उसका रिजल्ट भी हमको, आपको देखने को मिलता है। तो वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिससे हम आप सब नौजवानों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर अगले चुनाव में आपको टिकट ना मिले पार्टी से, तो आप पार्टी में रहेंगे कि छोड़ेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी, या मैं आज आपको बताऊं, मैंने राजनीति की, मैं विधायक और सांसद बनना मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए नेतृत्व करना महत्वपूर्ण है। जनता आप पर कितना भरोसा कर रही है, जनता आपके साथ कितना आपको फॉलो कर रही है, नौजवान आपको कितना फॉलो कर रहे हैं, माताएं बहनों का कितना आशीर्वाद आपके साथ है। देखिए, ये सब तो आपके प्रारब्ध, भाग्य और आपके पुरुषार्थ की देन है। आप से पहले भी कोई होगा और आपके बाद भी कोई होगा, तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी पद को सुशोभित करता ही है। राजनीति में आप अपना काम करते जाइए, समाज में आप अपना काम करते जाइए, बाकी ईश्वर पर आप छोड़ दीजिए। अच्छा, जैसे अब भाजपा में देखा गया है कि पार्टी में बाहरी लोग बहुत आ रहे हैं, तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि जब हमने पार्टी कहीं नहीं थी प्रदेश में, हमने तब से मेहनत की, मतलब शुरू से एकदम मेहनत की, लेकिन फिर जब टिकट की बारी आई या कुछ भी बारी आई, तो उसमें जो बाहरी कार्यकर्ता है, जो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करा के उनको मिल जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन कैसे बना है? जब तक और लोगों को दल में नहीं जोड़ा जाएगा, और लोग नहीं मिलेंगे, और लोग नहीं आएंगे, आपका संगठन कैसे बड़ा होगा, आपका परिवार कैसे बड़ा होगा? तो नए लोग आए हैं, बहुतों को, आपको जिनको मिला वो तो आपको याद है, जिनको नहीं मिला, हजारों लोग आते हैं, मिलता तो एक दो को टिकट है। तो ये तो देखिए, असंतोष होना स्वाभाविक है। जिन लोगों ने इतने दिन मेहनत की है, उनकी लालसा है, इच्छा है, असंतोष होना लाजमी है। लेकिन प्रदेश में सरकार बनाना, देश में सरकार बनाना अति आवश्यक है, जिससे ऐसी योजनाएं और नीतियां बने जो देश हित में हो।
अच्छा, आपने एक इंटरव्यू पर कहा था कि आपकी कांग्रेस छोड़ने की जो वजह थी वो ये थी कि जो जब आपने जो आपकी सीट थी ये गठबंधन पर चली गई थी और टिकट किसी दूसरे को मिल गई। आपने का कहना था कि मेरा उनसे ही विरोध चल रहा था और फिर उन्हें ही टिकट मिल गई, तो ये तो फिर उसी तरह का पड़ गया ना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, सपा और कांग्रेस उस दौर में, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रदेश में सरकार थी और कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार का विरोध कर रही थी। तब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी थी, कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी थी। अब सपा बसपा के बीच में चुनाव होता था। जब ये विरोध कर रही थी, कांग्रेस पार्टी खाट सभा कर रही थी, अनेकों नारे लग रहे थे। उसके बाद में 27 साल यूपी बेहाल का एक नारा यही कांग्रेस पार्टी ने दिया था। लेकिन जब चुनाव आया, चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी जिनका विरोध कर रही थी उन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया, आपस में गठबंधन कर लिया। उदाहरण के लिए जैसे आज भाजपा की सरकार है और सपा के लोग विरोध कर रहे हैं। कल अगर सपा भाजपा गठबंधन कर ले उत्तर प्रदेश में तो क्या आपकी सोच होगी? तो वही हाल उस समय हुआ जब कांग्रेस और सपा ने गठबंधन कर लिया। तो हमारे जैसे नौजवान जो समाजवादी पार्टी से 5 साल संघर्ष किए, जिन्होंने थाने में, चौकी में, कमिश्नरी में, तहसील में आंदोलन किए, उन लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस किया उस समाजवादी पार्टी के खिलाफ। और यहाँ पर तब भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में देखी गई, जिसने कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ समझौता नहीं किया और आज भी नहीं करने की स्थिति में और कभी नहीं करने की स्थिति में। मेरा सवाल यही था। हाँ, कि आपने कहा मैंने थाने पर, चौकी पर संघर्ष किया, तो किसके खिलाफ किया? सपा के खिलाफ, सपा के खिलाफ, बसपा के खिलाफ, सपा के खिलाफ। सपा की सरकार थी और मैं कांग्रेस, तो मैंने जिसके खिलाफ किया तो उससे कौन प्रदेश में लड़ा? भारतीय जनता पार्टी। जब भारतीय जनता पार्टी उस सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार हुई तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लेकिन फिर जो मान लीजिए आज जिसका संघर्ष आपसे है, फिर वही भाजपा में आ गए, उनको टिकट मिल गया, फिर वो देखिए, वो अलग विषय, वो पार्टी का निर्णय है, वो पार्टी का निर्णय है। मेरा व्यक्ति से लड़ाई नहीं थी। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस की नीतियां विचारधारा के साथ मैं काम कर रहा था, समाजवादी पार्टी का मैं विरोध कर रहा था। वही पार्टी एक दूसरे का गठबंधन कर लिए। भाई अभी ये आपको कहना चाहिए कि जिस दिन भाजपा और सपा का गठबंधन हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे? जी, आप प्रत्याशी की बात क्या आप कहेंगे? जिस दिन भाजपा और सपा गठबंधन कर लेगा तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? तब हम भाजपा में ही रहेंगे, तब समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। क्यों? अच्छा, अभी आपने गाड़ी ली, उस पर थोड़ा ऑनलाइन काफी बातें चली, उस पर कुछ कहेंगे आप? क्या कहना है? देखिए, ये सब विषय चर्चा सोशल मीडिया केवल आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो केवल टाइम पास भी सोशल मीडिया पे करता है। तो उसको कोई ना कोई अपना विचार रखना है। पॉजिटिव लोग पॉजिटिव रखते हैं, निगेटिव लोग निगेटिव रखते हैं। गाड़ी लाना, गाड़ी रखना, बैंक खुली हुई है, फाइनेंस होते हैं, आप जाएंगे, फाइनेंस कराएंगे, गाड़ी लाएंगे, गाड़ी से चलेंगे, कपड़े पहन, किसी का आदत होती है सुबह अच्छे से नहा धो के तैयार होके निकलते हैं, कुछ की आदत होती है 2-2 दिन नहाते नहीं है, तो अलग अलग विषय है ना। अच्छा, अच्छा, जैसे मैं आपसे कहूँ किसी एक अपने विरोधी की तारीफ कर दें, हाँ, तो करेंगे जो दूसरी पार्टी पर हो? इस स्तर का भी कोई ऐसा विरोधी नहीं है जी। लेकिन ये है कि अच्छे लोग, विरोधी नेता नहीं लेकिन विरोधी कार्यकर्ता बहुत ऐसे हैं। अच्छा, जो अच्छे दलों में जिनको होना चाहिए और वो गलत जगह अपनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसे कार्यकर्ताओं को जानता हूँ। समय समय पर उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का भी मैं काम करता रहता हूँ। अच्छा, कांग्रेस और सपा में कोई आपको ठीक लगता है अभी कि दोनों? किसमें? कांग्रेस और सपा में? देखिए, एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों की विचारधारा में कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के नाम पर वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, धर्म की बात हो, सत्य की बात हो, न्याय की बात हो, कोई धर्म ये नहीं कहता कि किसी के साथ अन्याय हो। तो जब कोई धर्म ये नहीं कहता किसी के साथ अन्याय हो तो न्याय की बात होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, आपको लोग क्या कह के संबोधित करें, आपको क्या पसंद आएगा? आप एक फायर ब्रांड हिंदू नेता कहलाने पसंद करेंगे या सेकुलर नेता कहलाना पसंद करेंगे? देखिए, मैं जन नेता कहलाना स्वीकार करूंगा। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो लव जिहाद है
क्या ये असली चीज है या बस कहने की बातें हैं? नहीं है, देखिए प्लानिंग है। बहुत से विषय आप देख रहे हैं, अभी दिल्ली वाला कांड हुआ, कितने पढ़े लिखे लोग, कितने एजुकेटेड लोग, जिसने एमबीबीएस किया हो, जिसने एमडी किया हो, ऐसे डॉक्टर्स का एक पूरा ग्रुप गैंग बाहर निकल करके आया है। तो क्यों नहीं आप कह सकते लव जिहाद हो रहा है? ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग का हिस्सा है। अच्छा, आप कानपुर की घटना है आई लव मोहम्मद केस, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अराजकता अराजकता नहीं होनी चाहिए। आप आई लव मोहम्मद कहिए, आई लव जीसस कहिए, आई लव राम कहिए, आई लव कृष्ण कहिए, अलग बात है। कहने का तरीका क्या है, किस जगह कह रहे हैं, क्या जिसके कहने से कहीं उन्माद फैल रहा है, वो विषय, वो क्षेत्र, वो समय, वो स्थान, उस पर ये सब चीजें निर्भर करती है। कानपुर में थोड़ी गंदगी रहती है, इस पर आप? रहती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिसके लिए निरंतर सरकार काम कर रही है, हमारे नगर निगम की मेयर काम कर रही हैं, और समस्याओं को पहले से कई हद तक दूर भी किया जा चुका है। अखिलेश यादव जी की पीडीए की राजनीति आपको सही लगती है? देखिए, मैं तो मुलायम सिंह जी की मैं तारीफ भी करता हूँ। अखिलेश जी को मुलायम सिंह जी से सीखना चाहिए। आप हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो हमारे देश में केवल जात के आधार पर राजनीति करेगा, जो केवल धर्म के आधार पर राजनीति करेगा, हमारे देश की पहचान है कि इस देश के भीतर अनेकों जातियों में रहने वाले लोग, अनेकों जातियों के लोग, अनेकों धर्मों को मानने वाले लोग, अनेकों भाषा बोलने वाले लोग एक संविधान को मानते हुए एक साथ रहते हैं। तो आप वर्गीकरण करके आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा, तो ये चीज तो भाजपा को भी कह सकते हैं। भाजपा में आप कैसे कह सकते हैं? धर्म की राजनीति। देखिए, आप देखिए, योजनाएं, नीतियां, सबसे बड़ा मापदंड और पैमाना होता है आपकी सरकार की सफलता और असफलता का। आप भाजपा की एक भी योजना या नीति बता दीजिए जो केवल हिंदुओं के लिए हो। अगर हमने आवास दिया, हिंदू मुसलमान सबको दिया। हमने शौचालय दिए, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा दलित सबको दिया। हमने क्षेत्र का विकास किया, उस सड़क पर, उस एक्सप्रेसवे पर, उस हाईवे पर, उस एयरपोर्ट पर क्या केवल हिंदू चल रहे हैं? जी। ये केवल राजनीतिक, मुसलमानों को भय दिखाया जाता है कि तुम हमको वोट दो, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तुमको इस देश से निकाल देंगे। ऐसा कतई नहीं है। हम लोग उन मुसलमानों की इज्जत करते हैं जो कलाम को मानते हैं, अब्दुल हमीद को मानते हैं, जो इस देश को अपना देश मानते हैं। हम आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हर उस मुसलमान का हम स्वागत करते हैं जो भारत माता को अपनी माता मानता है। उन्हें भाजपा से टिकट मिलेगा? क्यों नहीं मिलता है? मिलता है, एमएलसी है, हमारी प्रदेश सरकार में जाने से ज्यादा अंसारी मंत्री हैं। केवल एक? अरे तो एक ही है ना। लेकिन उनकी संख्या तो काफी है उत्तर प्रदेश नहीं, देखिए, जो लोग जिस तरीके से निष्ठावान क्या करता है, हमको मिलता जाता है, हम लोग मौका देते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी है, हमारे आपके शहनवाज हुसैन रहे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, जो नोटबंदी का फैसला था, सवाल थोड़ा पुराना है लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि नोटबंदी का जो फैसला था वो आपके हिसाब से सही था या गलत था? जब आप कांग्रेस में थे तब आपने इसको विरोध किया था या इसके पक्ष पर थे? देखिए, मेरी बात, मैं कांग्रेस में था, बड़ी ईमानदारी से था। जी। और मैं इतना बड़ा नेता नहीं था कांग्रेस का कि मैं कांग्रेस की निर्णयों में हस्तक्षेप करता हूँ। हम लोग तो एक फॉलोअर के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, जिलाध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस का कोई भी पार्टी की तरफ से प्रोग्राम आता था, उस प्रोग्राम में शामिल होता था। भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी का जो किया, उसका रिजल्ट हमको साल, 2 साल, 3 साल बाद देखने को मिला। वही कश्मीर जहां पर जवान को गाड़ी में बांध करके उसके ऊपर पत्थर चलाए जाते थे, जहां पर पत्थरबाजी के लिए नौजवानों को, कश्मीरी नौजवानों को पैसे दिए जाते थे, कहीं ना कहीं नोटबंदी के माध्यम से, देखिए, एक वो रिजल्ट कितना मिला मैं एकदम आपको कोई डाटा के साथ नहीं दे सकता, लेकिन वो एक वातावरण बनता है। कितने लोगों की अवैध कमाई, कितनी करेंसी बर्बाद भी तो हुई होगी, कितनी करेंसी आपने देखा बरामद की गई गलत तरीके की। लेकिन जो इनकाउंटर होते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या ये फेक इनकाउंटर भी होते हैं? कई सारे ऐसे मामले आए। देखिए, आप इनकाउंटर को फेक
नहीं कह सकते, वो कोर्ट कह सकती है। जिस दिन कोर्ट फेक कहेगी तब हम आपसे चर्चा करेंगे। अच्छा अच्छा, जब आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी चौकी कहीं पर भी, तो आपके वीडियो तुरंत वायरल हो जाते हैं कहीं। सोशल मीडिया का दौर है। आप तो आप बनवाते हैं वीडियो कि आपके नहीं, समर्थक अपने देखिए मन से अब बनवाते अभी मैं बैठता हूँ सुबह से, बहुत से हमारे नौजवान साथी है, सबके हाथ में कैमरा है, मोबाइल है। अच्छी बड़ी बात जो भी होगी वो तुरंत वायरल होनी है। अब हम लोग परमानेंट उसको कहते हैं कि कैमरे की नजर में है। तो कभी कभी सकारात्मक चीजें बाहर आ जाती हैं, कभी कभी कुछ ऐसी भी चीजें आती है जिसका आपको जवाब देना पड़ता है। हैं? अच्छा, अब मैं कुछ जेनजी वर्ड बोलूंगा, अगर आपको मतलब पता हो तो आप बताना, नहीं फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? सिग्मा। बताइए। सिग्मा माने एकदम जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, किसी से डरता ना हो। आपके लिए मैं कह दूं, जैसे योगी जी आप हैं। रेड फ्लैग। रेड फ्लैग उससे मार्क्स पास से मिलता हुआ है क्या नहीं कुछ? नहीं नहीं, रेड क्या है? फ्लैग का मतलब होता है लाल। मतलब ये खतरा है, हाँ ये वही इसमें रेड फ्लैग है, हाँ इसमें हाँ कमी है। हाँ। मतलब ये हम लोगों में आजकल बहुत यूज होता है, ये यूथ डेटिंग यूथ टेम्पर यूज होता है कि ये हाँ तो रेड फ्लैग है। अच्छा, हाँ, ग्रीन फ्लैग। मतलब हरी झंडी है। हाँ हाँ हैं? जी। अच्छा, तुम पूकी। लोग साथ रहने से सीख जाएंगे हम लोग। हाँ। अच्छा, पूकी। पूकी। नाम सुना हुआ, लोग बोलते बहुत, लेकिन मुझे ज्यादा आइडिया नहीं इसका क्या है। पूकी का मतलब होता है कि जो दिखाने में एकदम बाहर नारियल सा सख्त हो, लेकिन अंदर से बहुत मुलायम, एकदम क्या नाम है, सिंपल, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, अंदर से ओके, पिघल जाता हो, इसकी तो कोई पूकी है। डिक्शनरी है इन वर्ड्स की? है? कुकी। और अच्छा, और बॉडी काउंट। बॉडी काउंट, क्या, मुझे आइडिया नहीं है। इसमें इसका मतलब ये होता है कितने लोगों का आपके साथ आपका रिलेशनशिप रहा। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा बॉडी काउंट एक है, तो ये बॉडी काउंट मतलब मुझे ये मुझे होता है। आइडिया नहीं इसका। अच्छा, कानपुर में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है घूमने के लिए और खाने में? स्ट्रीट फूड कुछ बताइए। मेरा कानपुर में तो देखिए, मेरा पूरा कानपुर ही पसंद है, क्योंकि मैं दिन भर पूरे कानपुर में घूमता हूँ। हम्म और स्ट्रीट फूड तो कानपुर में खास तौर पे जो हमारा पुराना कानपुर एरिया है, हम्म जहाँ पर आप घूमेंगे तो जिसको चाट की शौकीन है या इस तरह के हल्के फुल्के स्नैक्स के शौकीन है, मिलता है। हम्म तो मेरा तो मन है, मैं किसी ने बाइक से घूमने वाला हूँ कानपुर। अच्छा मुझे घूमना, रात में जाऊंगा पूरा, और हेलमेट लगा के पूरा कानपुर मुझे घूमना है अच्छे से। अच्छा, जैसे किसी को सजेस्ट करना हो कि या कानपुर के ये स्ट्रीट फूड खाओ, मजा आ जाएगी, तो उसको आप क्या बोलेंगे? देखिए, चाय, जैसे बनारसी की चाय है, हम्म हमारा रावतपुर में मीना मिष्ठान भंडार है, हम्म उसका आप समोसा छोला खाइए। इसी तरीके से आप विजयनगर में राहुल स्वीट हाउस है, हम्म उसकी आप टिक्की खाइए। ये 2-4 जगह हैं जहाँ मैं रुक करके कभी। अच्छा, और आप ड्रिंक करते हैं? नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। अच्छा, अब रैपिड फायर करेंगे, मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं वो बताइएगा, ठीक है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, सिंगल वर्ड में बोलना है? डायनामिक। ओवैसी जी। ओवैसी जी, ओवैसी जी के लिए मैं कहूँगा कंफ्यूज। अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी को हिंदी में बोल सकता हूँ कि अखिलेश यादव जी भ्रमित। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी। ये सब एक ही वर्ड वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी के लिए कहूँगा, ये भी भ्रमित ही है। ये सब भ्रमित वाली, तुमने पूरी टीम एक साथ बोल रहे हो तो भ्रमित। सतीश महाना जी। ऊर्जावान। इरफान सोलंकी जी। अब 2-3 वर्ड है इनके लिए तो। बोल सकते हैं आप, एक से ज्यादा भी बता सकते हैं। वक्त का मारा है। अमिताभ वाजपेयी जी। अमिताभ वाजपेयी जी। मित्र है। अच्छा, कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार भी, कन्हैया कुमार नकारात्मक व्यक्ति है। तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव। धार्मिक व्यक्ति है।
आरक्षण का क्या लगता है आपको, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उस पर मेरा विचार स्पष्ट है। जी। हो सकता है कुछ लोगों को खराब लगे। हम्म। आरक्षण, जिस परिवार को आरक्षण का लाभ मिल चुका हो, हमारे पिछड़े भाई को, दलित भाई को, उस परिवार को आरक्षण का लाभ दोबारा नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के उन गरीबों को मिलना चाहिए जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। यूथ के लिए कोई संदेश देना चाहें? यूथ के लिए मैं यही कहूँगा कि हमको, आपको कहीं ना कहीं हर विषय पर अपने कदम बढ़ाने के पहले उस विषय के लिए मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और हमको, आपको कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना होगा। हमको हर काम सच्चे मन से, सच्चे नियत से, जो काम सच्चे मन और सच्चे नियत और परिश्रम के साथ किया जाता है, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद। एक बार रीच तक को फॉलो, लाइक, शेयर रिश्तक को फॉलो, लाइक, शेयर। इस रिश्तक चैनल को आप फॉलो करें, लाइक करें, और मेरी शुभकामनाएं रिश्तक चैनल को अभी से और आगे के लिए हमेशा सदैव बनी रहेंगी। धन्यवाद।